हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नमस्कार, मैं हूँ शेखर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लासरूम अनप्लग पे। फाइनली द वेट इज़ ओवर और हम आज से शुरू करने वाले हैं अपना हिस्ट्री कोर्स जो है भारत। ठीक है, आई होप आप सभी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये कोर्स सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया है मैंने ताकि हमारी मेरी और आप सभी की हेल्प हो सके। और हम बहुत ज़्यादा इस कोर्स में डीप हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वीडियोस बहुत ज़्यादा छोटी होंगी, बहुत ज़्यादा छोटी इन द सेंस कि ठीक ठाक छोटी होंगी। और इनमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इन वीडियोस को आप कहीं भी देख सकते हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो शाम को या सुबह में, या कुछ भी कहीं बैठे हुए हो, तो आप इन वीडियोस को ईजिली हेडफोन्स लगा के सुन सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इन वीडियोस को देखने के बाद या सुनने के बाद एक बार दिन में ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा जो भी हमने उस दिन कवर किया है। ठीक है, और मेनली मैंने इसका रेफरेंस जो रखा हुआ है वो लूसेंट से रखा है। क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उन्होंने यही कहा कि लूसेंट इज़ द सफिशिएंट बुक फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, इसलिए मैंने लूसेंट को ही अपना रेफरेंस रखा हुआ है। नेक्स्ट कोर्स है वो हम इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि पहले मेडिवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर एंशिएंट पढ़ेंगे। मेडिवल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये कहानियाँ हमने सुन रखी हैं तो इंटरेस्ट आएगा सुनने में। ठीक है, समझ में आएंगी चीज़ें। और उसके बाद हम मॉडर्न पे चलेंगे एंड देन विल गो टू द एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो चैप्टर 1 है वो है द राजपूत्स एंड द चोला एम्पायर। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले राजपूत्स के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे चोला एम्पायर को। ठीक है, तो बात शुरू होती है राजपूतों की। ये जो राजपूत डायनेस्टी थी, आप कह सकते हैं ये जो राजपूत क्लैन था पूरा, ठीक है, इनका जो डोमिनेंस शुरू होता है वो 7th सेंचुरी में शुरू होता है जब हर्षवर्धन यानी वर्धन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, और मेनली ये जो राजपूत्स थे ये पावरफुल फोर्स की तरह इमर्ज करते हैं इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ रीजन में ये क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं एज अ पावरफुल फोर्स और डोमिनेट करते हैं लगभग 500 सालों तक। ठीक है, अब हर्षवर्धन के टाइम पे एक जगह होती है जिसका नाम था कन्नौज। ठीक है, अभी ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास है। अब ये कन्नौज उस समय में होती है कैपिटल। और आपको पता है अगर किसी भी राज्य का कोई कैपिटल है या किसी भी साम्राज्य का कोई कैपिटल है तो उसको वो बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। दुकानें होंगी, सारे रोड ट्रांसपोर्ट्स होंगे, सारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। उस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है ना। तो अब कन्नौज है, इस कन्नौज इज़ द कैपिटल। अब इस कन्नौज के लिए, ठीक है, 3 राजपूत डायनेस्टीज़ ने आपस में झगड़ा कर दिया कि भाई ये कन्नौज मेरा है, ये कन्नौज मेरा है, ये कन्नौज मेरा है। कन्नौज है कहाँ, तो आप इस मैप में इजीली देख सकते हैं। ये जो रेड डॉट ब्लिंक कर रहा है ये है कन्नौज। ठीक है, अब ये 3 डायनेस्टीज़ थी कौन, तो ये 3 डायनेस्टीज़ थी पालाज, गुज्जर पाथियाराज एंड राष्ट्रकूताज। ठीक है, यानी पाल डायनेस्टी, पाथियाराज डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब इन तीनों के बीच में होता है ट्रिपटाइट स्ट्रगल कि मेरा होगा मेरा होगा मेरा होगा। और इनके बीच में सुपरमेसी की लड़ाई होती है कि जिसको कन्नौज मिल गया दैट इज़ द सुप्रीम पावर। ओके, तो इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं और फिर बाकी राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पालाज की। पालाज, द वर्ड पाल का मतलब ही होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो ये पहले प्रोटेक्टर थे, बाद में इन्होंने अपना एक खुद का साम्राज्य खड़ा किया और पाला डायनेस्टी की नींव रख दी गई। ठीक है, पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था गोपाला। 750 एडी में इसकी नींव रखी जाती है। ठीक है, और पहले फाउंडर यानी पहले राजा होते हैं गोपाल। ठीक है, जब पाल डायनेस्टी फाउंड की गई थी तो उस समय पे इसका जो कैपिटल था वो था मुत्तागिरी, या अभी के टाइम में उसको हम कहते हैं मुंगेर। मुंगेर है बिहार में। ठीक है, यानी ये जो पाल डायनेस्टी थी ये किस एरिया में रूल करती थी, ये बंगाल और बिहार वाले एरिया में रूल करती थी। ठीक है, क्योंकि उस समय बंगाल इज़ द प्रोविंस आप कह सकते हैं और बिहार उसके अंदर आया करता था। ठीक है, पाला डायनेस्टी के टाइम पे बंगाल ने अपना गोल्डन पीरियड देखा है। ठीक है, मतलब जितनी भी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पाला डायनेस्टी के टाइम पे हुई हैं। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट रूलर की इस डायनेस्टी में, तो वो थे धर्मपाल। धर्मपाल ने जो अपना थ्रोन संभाला, यानी जो राजगद्दी संभाली, वो 770 एडी में संभाली और 810 एडी तक इन्होंने वहाँ पे रूल किया। डिप्लोमैट थे ये लोग। डिप्लोमेसी, कैसे डिप्लोमेसी, इन्होंने राणा देवी से शादी की। धर्मपाल ने शादी की राणा देवी से, और राणा देवी प्रिंसेस थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी की, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इनसे शादी कर ली ताकि डिप्लोमेट रिलेशन होंगे तो झगड़ा कम हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो धर्मपाल इज आप कह सकते हैं पढ़ाई को लेके, यानी एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कराया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी तो आपको पता है गया में है ना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है इस टाइम के भागलपुर रीजन में, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। बुद्धिज़्म को से ये लोग इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इनके टाइम पे इनके कोर्ट में एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए जिनका नाम था हरिभद्र। कौन से मॉन्क आए, क्या नाम था, हरिभद्र। कैसे मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। आगे बात करते हैं, धर्मपाल के बाद जो रूल करते हैं दैट इज देवपाल, ठीक है। देवपाल 810 एडी से 850 एडी, लगभग 40 साल, 810 एडी टू 850 एडी तक ये रूल करते हैं। पावरफुल रूलर होते हैं, मगध को बनाते हैं, और फिर जो मगध एम्पायर था है ना, उसको कब्जा करते हैं, आप कह सकते हैं कि जीतते हैं। नेक्स्ट, अमोघ वर्ष को डिफीट करते हैं। अब ये अमोघ वर्ष कौन थे, तो अमोघ वर्ष के बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, ठीक है। धर्मपाल के बाद ये जो पाला डायनेस्टी होती है ये डिक्लाइन करने लगती है। ये धीरे 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 इनका इन्फ्लुएंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन तभी 988 एडी में एक और राजा बनता है जिनका नाम था महिपाल। महिपाल ने इस डायनेस्टी को फिर से रिवाइव कर दिया, और ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि महिपाल इज द सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। महिपाल इज द सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। गोपाल फर्स्ट फाउंडर, या फिर आप कह सकते हैं रियल फाउंडर। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है हु इज द सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, देन इट इज महिपाल, ओके। एंड द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी वॉज मदनपाल, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे, मदनपाल थे। नेक्स्ट, अब इसके आगे की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, दैट इज पार्थियाराज डायनेस्टी। पार्थियाराज डायनेस्टी को गुज्जर पार्थियारा भी कहते हैं। इन्होंने जो रूल किया, इन्होंने रूल किया 730 एडी से लगभग 1036 एडी तक, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे रूल किया। ये कहाँ पे रूल करते थे, तो ये जनरली रूल करते थे जोधपुर वाले इलाके में, यानी राजस्थान गुजरात वाले इलाके में। गुजरात वाले इलाके में रूल करने की वजह से, उस एरिया से बिलोंग करने की वजह से इनको गुज्जर पार्थियाराज भी कहते हैं, ठीक है। अब फाउंडर इज द हरिचंद्र। फाउंडर कौन थे इसके, हरिचंद्र थे, ठीक है। जो इसके ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं हुए वो थे मिहिर भोज, या फिर आप भोज भी कह सकते हैं, राजा भोज जिनको कहा जाता है, वो इसके ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं, ठीक है। 836 एडी से 882 यानी 882 एडी तक इन्होंने उस थ्रोन को संभाला, भोज या मिहिर भोज ने, ठीक है। बहुत बड़े भक्त थे भगवान विष्णु के, इसलिए इनको टाइटल भी मिला है आदि वराह, आदि वराह, ठीक है। वराह अवतार था विष्णु जी का, इस वजह से इनको टाइटल मिला आदि वराह, ठीक है। तो ये थे पार्थियाराज। बहुत ज़्यादा इनका डीप नहीं है बुक में, और बहुत ज़्यादा हम डीप पढ़ेंगे भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेक्स्ट डायनेस्टी इज द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज ने जनरली ये बिलोंग करते थे फ्रॉम द साउथ, ठीक है, कर्नाटक वाले रीजन से। तो इन्होंने रूल किया है 752 एडी से 973 एडी तक, ठीक है। अगर हम इनके फाउंडर की बात करें, तो इनके जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग, ठीक है। इन्होंने 752 एडी में इसको फाउंड किया, 4 साल तक गद्दी को संभाला, यानी 756 एडी तक, ठीक है। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट रूलर होते हैं वो होते हैं गोविंद तृतीय, ठीक है। इन्होंने 793 एडी से 814 एडी तक गद्दी को संभाला है। नेक्स्ट इज द अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष आपको याद होगा, अमोघ वर्ष कहाँ पड़ा था, हमने पाल डायनेस्टी में पढ़ा था, जिसको देवपाल ने डिफीट किया था इन द बैटल, जो बैटल चल रही थी इनके बीच में, उसके लिए क्या कहते हैं, कन्नौज के लिए, ठीक है। तो उसमें इन्होंने इनको डिफीट किया था देवपाल ने, इज फ्रॉम द पाला डायनेस्टी। तो अमोघ वर्ष लगभग 64 सालों तक गद्दी पे बैठते हैं
814 एडी से लेके 814 एडी से लेके 817 एडी तक, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये राइटर भी थे, तो इन्होंने जो कन्नड़ भाषा में जो सबसे अर्लीस्ट पोएटिक बुक है, ठीक है, वो इन्होंने ही लिखी थी और उसका नाम था कवि राजमार्ग, ठीक है। उस बुक का नाम क्या था? कवि राजमार्ग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगली बात करें तो राजपूत डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था मलखंत, जो अभी जाना जाता है मलखेड़ के नाम से, जो पड़ता है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में यानी कर्नाटका में, ठीक है। अच्छा, आपने एक और टेम्पल के बारे में सुना है जो है कैलाश टेम्पल, है ना। ये कैलाश टेम्पल बनवाया है राजपूत डायनेस्टी के एक रूलर ने जिनका नाम था कृष्णा, ठीक है। उनका नाम क्या था? कृष्णा। जो सिंगल रॉक कट टेम्पल कैलाश टेम्पल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो सिंगल रॉक को काट के बनाया गया है। ये पिक्चर में आपको, ये है वो टेम्पल, ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। ये 3 रूलर्स थे, ये 3 डायनेस्टीज थी जो एक दूसरे से लड़ रही थी, किसके लिए? कन्नौज के लिए। बाद में जाके गुज्जर पारथी राज का इस पर रूल हो जाता है, ठीक है। ये जीत लेते हैं एट लास्ट इन द एंड ऑफ द बैटल्स, ऑल बैटल्स, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, मैंने रिसर्च करी तो ऐसा मिला मुझे, ठीक है। अच्छा, तो ये थे ये 3 डायनेस्टीज, राजपूत डायनेस्टीज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है वो आती है चौहान डायनेस्टी। इनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना है क्योंकि आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानियाँ बहुत बार सुनी होंगी, है ना। अगर पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जी ने गद्दी को संभाला चौहान डायनेस्टी में 1177 एडी से, यानी 1177 एडी से लेके 1192 एडी, ठीक है। इनका कैपिटल था अजमेर, और अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। पिताजी का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूरा देवी, ठीक है, जो कालाचुरी की प्रिंसेस थी और उनकी शादी हुई थी इनके पिताजी सोमेश्वर की, ठीक है। वाइफ संयोगिता, ठीक, और इनके बेटे का नाम था गोविंदराज फोर्थ। अच्छा, मेनली हम किस लिए पृथ्वीराज चौहान जी को जानते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान जी को जाना जाता है फॉर द बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। 2 बैटल्स हुई थी तराइन की, ठीक है। अब पहले बैटल में मोहम्मद गोरी अटैक करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको बुरी तरीके से हरा देते हैं और वो वापस चला जाता है। हराया कैसे? हराया बाय द हेल्प ऑफ ऑल द अलाइज, ऑल द राजपूत अलाइज को इन्होंने सारे राजपूतों को इकट्ठा किया, कहा कि इसको आने नहीं देना है अंदर, ठीक है, इसको भाई हरा के इसको यहाँ से भेजो, ठीक। तो सभी राजपूत एक होके इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और पृथ्वीराज चौहान के सेना की क्या होती है? जीत होती है, ये जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार के चला जाता है। बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 एडी में। कब हुआ था? 1191 एडी में। उसके बाद 1 साल बाद मोहम्मद गोरी बड़ी सेना लेके फिर से वापस आता है, फिर से बैटल ऑफ तराइन होता है, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये होता है 1192 एडी, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? 1192 एडी में। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, और लेके चला जाता है अफगानिस्तान। अब ये हुआ क्यों? पृथ्वीराज चौहान हारे क्यों? इसलिए हारे क्योंकि जितने भी इनके अलाइज थे, यानी जितने भी इनके सहयोगी थे राजपूत रूलर्स, उन सभी ने इनका साथ छोड़ दिया था और इस वजह से मोहम्मद गोरी ने इनको हरा दिया और इनको लेके चला गया और वहाँ पे इनको मार दिया गया, ठीक है। तो वो बातें आप सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, बहुत ही ग्रेट रूलर आप कह सकते हैं, बहुत बड़े फाइटर, वॉरियर, ठीक है। और इनको जानना और इनको सेलिब्रेट करना हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द राणाज, ठीक है। आपने इनका नाम भी बहुत ज़्यादा सुना है, राणाज ऑफ मेवाड़। बात करते हैं इनकी। तो राणाज ऑफ मेवाड़ की बात करें तो सबसे पहले ये जो राणा डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर थे हमीर सिंह, ठीक है। 1326 एडी में इस डायनेस्टी की नींव रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्रेट रूलर्स होते हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। द फर्स्ट हम जिनकी बात करेंगे, फर्स्ट तो नहीं थे लेकिन जिनके सबसे पहले हम बात करेंगे वो थे राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा ने गद्दी को संभाला 1433 एडी से लेके 1459 एडी तक, यानी 1433 एडी टू 1468 एडी तक। नेक्स्ट क्या हुआ इनके टाइम पे?
तो इनके टाइम पे इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी अच्छे से बढ़ा। ठीक है, मोहम्मद खिलजी को इन्होंने डिफीट किया 1437 में। कहाँ पे? बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर मोहम्मद खिलजी को डिफीट किया 1437 में। और इसके बाद चित्तौड़ फोर्ट में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनाया? विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ पे? चित्तौड़ फोर्ट पे। इसको हम टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। विजय का मतलब विक्ट्री, तो टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट रूलर जो थे, यानी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा की बात करें तो इन्होंने गद्दी को संभाला 1508 एडी से लेके 1527 एडी तक। ठीक है, ये ग्रैंड सन थे, यानी पोते थे राणा कुंभा के। इनके पिताजी का नाम था रायमल। ठीक है, अच्छा, इनके टाइम पे मेवाड़ जो साम्राज्य था वो पिनिकल पे था, यानी बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर पे था, प्रॉस्पेरिटी थी यहाँ पे। ठीक, लेकिन लास्ट में एट द एंड इनको बाबर हराता है। ठीक है, इन द बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में ये बाबर से हार जाते हैं 1527 एडी में। तो बैटल ऑफ खानवा का कब हुआ था? 1527 एडी में। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा को यहाँ पे डिफीट मिली थी। नेक्स्ट इज महाराणा प्रताप, या आप राणा प्रताप कहते हैं, है ना, हम राणा प्रताप कहते हैं, इनको महाराणा प्रताप भी कहते हैं। अच्छा जी, महाराणा प्रताप ने गद्दी को संभाला 1572 एडी में और रूल किया 1597 एडी तक। नॉर्मल डेथ हुई थी, इनको किसी ने मारा नहीं था। ग्रैंड सन थे ये राणा सांगा के, यानी पोते थे। पिताजी का नाम था उदय सिंह, ग्रेट मिलिट्री मैन। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इनके टाइम पे मिलिट्री का जो सोच था वो एक अलग लेवल पे था। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में माहिर थे। ठीक है, अच्छा जी, मुगल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मुगल्स को परेशान किया, आप जानते हैं। औरंगजेब को तो ठीक, तो इन्होंने उस टाइम पे रूल किया, मुगल्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन मैंने औरंगजेब कहा, अकबर, सॉरी, है ना, अकबर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। मुगल्स की जो सॉवरेनिटी थी उसको फॉलो नहीं किया। ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे अंडर में रहेंगे, भाई हम अलग हैं, हम राजपूत हैं, हम अपना खुद देख लेंगे। ठीक है, तुम्हारे अंडर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहा इन्होंने। ठीक, लेकिन एट द लास्ट हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की आर्मी और मुगल आर्मी, जिसको लेड कर रहे थे राजा मान सिंह, आप कह सकते हैं कि जोधाबाई के भतीजे थे। ठीक है, तो वो लेड कर रहे थे और उस लड़ाई में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होती है। लेकिन उस समय पे महाराणा प्रताप पकड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, उनके कुछ साथी होते हैं जो उनको वहाँ से निकाल देते हैं और नहीं पकड़े जाते हैं। तो इस वजह से अकबर बहुत ज़्यादा दुखी था कि ये बैटल तो हम जीत गए, लेकिन जो रियल विन था वो हमें नहीं मिला। ठीक है, हम महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। तो ये थे राजपूत्स। ठीक है, राजपूत्स के बारे में हमने देख लिया, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज द चोला एम्पायर। ठीक है, हाँ, तो द चोला एम्पायर, इनके बारे में हम देख रहे हैं। अब चोला एम्पायर की बात करें तो चोला एम्पायर साउथ इंडिया में रूल करता था। ठीक है, बहुत ही इन्फ्लुएंसिव एम्पायर रहा है ये। और इसकी जो नींव रखी गई वो 850 एडी में रखी गई। ठीक है, किसने रखी? तो विजय आल्या ने रखी। ठीक है, देखिए विजय आल्या ना जागीरदार थे पल्लव डायनेस्टी के। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी जो थी उस टाइम पे ये जागीरदार थे। ठीक, लेकिन जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ ना वहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक खुद का साम्राज्य खड़ा कर लिया। ठीक, तो ये जागीरदार थे लेकिन बाद में अपना साम्राज्य खड़ा किया, और कब? 850 एडी में। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो बात करते हैं। इनका जो कैपिटल था वो था थंजौर या थंजावुर जिसको कहते हैं। बाद में एक और कैपिटल हुआ जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। कैसे पड़ता है ये नाम, हम इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे। तो इसके दो मेजर रूलर्स हुए जिन्होंने इस डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा आगे तक ले गए। ठीक है, सबसे पहले जो रूलर थे उनका नाम था राजा राजा चोला। ठीक है, राजा राजा चोला 985 एडी से 1014 एडी तक इन्होंने गद्दी को संभाला है। और इनके टाइम पे
जो इंडियन ओशन था, यानी इनकी नेवी टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की थी, आप कह सकते हैं नेवी इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने उस टाइम पे रूल किया, इंडियन ओशियन पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर ट्रेड आ रहे हो जा रहे हो तो भैया वो ट्रेड टैक्स दो हमको, नहीं तो फिर हम जाने नहीं देंगे, सारा सामान तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, इन्होंने एक टेम्पल बनवाया तंजौर में जिसका नाम था बृहदेश्वर टेम्पल या राजा राजेश्वर टेम्पल। मैं ये फोटो आप देख सकते हैं, दिस इज द बृहदेश्वर टेम्पल, या इसका नाम राजा राजेश्वर टेम्पल भी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला ने इनके बाद रूल किया, इनके बेटे थे, और इन्होंने रूल किया 1014 AD से लेके 1014 AD से लेके 1044 AD तक, ठीक है। अच्छा, ये जो राजा राजा चोला थे, ठीक है, राजा राजा चोला के ये बेटे थे, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं, तो अपने टाइम पे, इनके टाइम पे चोला एम्पायर इज एट द पीक, ठीक है, पीक पे होता है। उड़ीसा को कंकोर करते हैं, बंगाल को कंकोर करते हैं, मायने जीतते हैं, बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सारा इनके टाइम पे इनके एम्पायर के अंडर आया करता था, ठीक है। बाद में इतना ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से, इनके कोर्ट के जो नोबल पर्सन्स थे उन्होंने इनको नाम दिया गंगाईकोंडा चोला, गंगाईकोंडा चोला। और इन्हीं के टाइम पे एक सिटी बसाई जाती है जिसका नाम होता है गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो किसने बसाई ये सिटी? राजेंद्र चोला ने, जो इनका सेकंड कैपिटल था गंगाईकोंडा चोलापुरम। राजेंद्र चोला का दूसरा नाम गंगाईकोंडा चोला, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं इनके टाइम पे। तो इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? देखो, बहुत ही, कैसे ये एम्पायर्स इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए। इनके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इन्होंने डिवाइड कर रखा था, ठीक है। सबसे नीचे आता था कुर्रम, जो विलेजेस होते थे, ग्रुप ऑफ विलेज बना दिया, ठीक। वो रिपोर्ट करेंगे नाडू को, यानी डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ का एक हेड होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। वो रिपोर्ट करेगा वलनाडु, यानी कमिश्नरी बनाई हुई थी, ठीक है। उस कमिश्नरी के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे। अब इसके अलावा, अब ये जो वलनाडु है ये रिपोर्ट करेगा मंडलम को, यानी जो प्रोविंस, जो राजा है, जो राजा के कोर्ट है, वहाँ पे ये क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। तो कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ताकि जो छोटे छोटे मैटर्स है वो वहीं पे सुलझा लिए जाए, जो बड़े मैटर्स हैं वो अपर कोर्ट सुलझाएगी, समझ रहे हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे थी, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एम्पायर रहा है। मेन सोर्स अगर इनके रेवेन्यू का देखें तो वो लैंड रेवेन्यू था और ट्रेड टैक्स था। मैंने कहा था इंडियन ओशियन पे इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, कोई भी जहाँ जाएगी तो भैया टैक्स देना है। नेक्स्ट, अगर इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर जो ये फॉलो करते थे वो फॉलो करते थे ये द्रविड़ आर्किटेक्चर, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल बनाया इन्होंने उसी आर्किटेक्चर के अंदर जो कांचीपुरम में है, ये है कैलाशनाथ टेम्पल, आप देख सकते हैं। ये द्रविड़ आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जो डांसिंग फिगर, जो हम नटराज की डांसिंग फिगर के बारे में बात करते हैं, ये वाला फिगर, इस फिगर को भी इन्हीं के टाइम में बनाया गया था, ठीक है। अच्छा जी, इनके आर्किटेक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थी। गोपुरम और गर्भगृह, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे आर्किटेक्चर में, ठीक है। गर्भगृह जहाँ पे भगवान रहते हैं और गोपुरम जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक वहाँ पे एक बड़ा सा टावर होता है, ठीक है, श्राइन जहाँ पे भगवान रहते हैं, वो वहाँ पे डोमिनेट करता है ऊपर की तरफ, जो गुंबद होता है उसको, ठीक है। अच्छा, 3 तमिल पोएट्री के जेम्स भी इनके कोर्ट में रहे हैं, कंबन, कुट्टन और पुगलेंडी, ठीक है। पुगलेंडी, कुट्टन और कंबन, ये इनके कोर्ट में पोएट्री जेम्स थे, जो तमिल पोएट्री के अभी भी जेम्स माने जाते हैं। तो होप ये वीडियोस आप अभी तक अगर आपने देखी हैं तो आपको ऑब्वियसली ये अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स एट द टाइम मिल सके। जब भी वीडियोस अपलोड हो आप तुरंत आपको मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी इस एग्ज़ाम में। मैंने सारी डेट्स भी मेंशन की हैं, कौन कहाँ से क्या था, वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड दिस इज़ इट। होप आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी, आपका सपोर्ट चाहिए और होप आपका सपोर्ट मिलेगा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग,
गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।